जनाब स्पीकर, बलूचिस्तान के इर्द गिर्द जो मौजूदा हालात हैं, मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान में एक अच्छे हुक्मरान, अच्छे हुकूमत की ज़रूरत है। लेकिन बस बदकिस्मती से हम पर एक ऐसा हुक्मरान मुसल्लत किया गया है जो बलूचिस्तान को बलूचिस्तान के रिवायत से हट के, बलूचिस्तान की ज़रूरियात से हट के एक शाही तर्ज का हुक्मरानी करने पर तुला हुआ है। उसकी वाज़े मिसाल आप बेला में देख लें, उनके अपने होम डिस्ट्रिक्ट में, कि कल वहाँ के एमएनए ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसकी सारी हुक्मरानी सामने रख दी। वो बेला के अलावा, बेला तो चलो उनका होम डिस्ट्रिक्ट है, वो वड में भी अपनी हुक्मरानी चाहता है, वो ग्वादर में भी अपनी हुक्मरानी चाहता है, वो खुशदार में भी अपनी हुक्मरानी चाहता है, वो शोब में भी अपनी हुक्मरानी चाहता है। जनाबे वाला, हम ऐसी हुक्मरानी कभी तस्लीम नहीं करेंगे जो बलूचिस्तान को एक शाही तर्ज के मुताबिक चलाए और उसी शाही तर्ज के तरह जिस तरह वो चला रहा है। उनके अपने सफ़ों में बैठे हुए कभी साले भूतानी साहब नाराज़ हैं, कभी यार मोहम्मद रिंद साहब नाराज़ हैं, कभी कुद्दूस बेजंजो साहब नाराज़ हैं। उनके अपने ही इन सफ़ों में बैठे लोग रोज़ उनसे नाराज़ हैं। मेरे दोस्त, आप लोग क्या गिला करते हो कि जनाबे वाला, जिस तरह 18 तारीख को इस असेंबली और इस असेंबली के अराकीन की तौहीन हुई, जिस बेदर्दी से बख्तरबंद गाड़ी के जरिए गेट तोड़ के मेंबरान को कुचला जाता है और हमारी माओ बहनों का भी ख्याल नहीं उन्हें, फिर उन्हीं मेंबरान को एफआईआर भी किया जाता है। मैं सलाम पेश करता हूं अपने दोस्तों को। मैं उनके साथ 14 दिन इसी ताने में था और इनके और हमारे हौसलों में एक जर्रा बराबर भी फर्क नहीं रहा, बल्कि हम 14 साल जेल रहने के लिए सारे दोस्त तैयार थे। लेकिन हम जेल बैठे रहे, 12 कहते रहे कि हमें हथकड़ियाँ डालें या लॉकअपों में शिफ्ट कर दें, लेकिन मुझे यही लगा कि वो एफआईआर करके पछता चुके थे, उनके पास रास्ता ही नहीं था कि किस तरह वापस एफआईआर लें। ये बलूचिस्तान के रिवायत नहीं जनाब वाला। हम 4 दिन तक इस असेंबली के बाहर बैठे रहे। हमने कहा फ्री बजट सेशन कॉल करें, हमने पहले भी स्पीकर को कहा, 2-3 महीने पहले भी कहा, लेकिन बदकिस्मती से कोई सुनवाई नहीं हुई। और उस दिन आके ये वाकया पेश हो गया। और उसी दिन जब मैं सुबह आया असेंबली कोई 1-1:30 बजे, तो 2,500-3 हज़ार पुलिस के नफरिया इस असेंबली में मौजूद थे। एक एसपी ऑपरेशन जो बाहर आ कह रहा था कि मैं गेट तोड़ दूंगा, गेट बख्तरबंद के जरिए तोड़ दूंगा, और मैं डिप्टी स्पीकर साहब कह रहे थे कि मुझे खबर नहीं थी। मैं उनके दफ्तर में, मैं अमल कलमती खुद चल के आया। मैंने कहा हालात खराबी की तरफ जा रहे हैं, आप हुकूमत से रुजू करें और बजट सेशन को किसी और दिन रखें और एक राह बैठ के, मिल बैठ के, या रिवायती हम लोग हैं, हम भी लोगों से वोट लेके इस पार्लियामेंट के मेंबर बने, तो हमारी भी सुनवाई होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने नहीं सुनी। फिर जब मैं बाहर निकला तो हमारे दोस्त जख्मी थे। फिर मैं अख्तर हुसैन को लेके, मैं अख्तर हुसैन साहब दोबारा डिप्टी स्पीकर के साथ आए। वहाँ लाला रशीद भी मौजूद था, वहाँ नसीबुल्ला मरी साहब भी मौजूद थे, और हमने फिर इनको कहा हमें 5 मिनट दे दो, चीज़ें बेहतर होंगी। 5 मिनट में बाद कोई सुनवाई नहीं हुई और हालात यहाँ तक पहुँच गए। जनाब स्पीकर, बजट के हवाले से इन्होंने कहा कि बहुत अच्छा बजट, ये 3रा साल है हमें मामू बनाते हैं, बल्कि पूरे बलूचिस्तान के लोगों को डार्क में रखा जाता है। और मैं इन 3 सालों में 1800 अरब रुपए बलूचिस्तान में खर्च हुए। यहाँ गवर्नमेंट के लोग भी बैठे हुए, हमारे मेंबर्स। क्या आप लोगों ने, किसी ने देखा कि बलूचिस्तान में एजुकेशन में कोई बेहतरी आई?
क्या हॉस्पिटलों में कोई बेहतरी आई? क्या पानी के निज़ाम में कोई बेहतरी आई? क्या इलेक्ट्रिसिटी का मसला हल हो गया? क्या जमींदारों का मसला हल हो गया? क्या माहीगीरों का मसले हल हो गए? कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जो सिर्फ तबाही की तरफ जा रहा है और जवाल का शिकार हो रहा है। मैं कोई बेहतरी नहीं देखता। आज भी बलूचिस्तान में 5000 स्कूल शटरलेस हैं, 5000 से भी ज्यादा, और बच्चे दरख्तों के नीचे, झोपड़ियों में, खुले आसमान के नीचे पढ़ते हैं। आज भी 8000 स्कूल सिंगल टीचर्स पे चल रहे हैं। आज भी 7 से 8 लाख बच्चे टाटों पे बैठे हुए हैं, दरियों पे। आज भी स्कूलों में टीचर्स नहीं हैं। मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो मेरे डिस्ट्रिक्ट में एजुकेशन डिपार्टमेंट के टीचिंग और नॉन टीचिंग 1250 पोस्टें हैं, जिसमें से सिर्फ 500 फिल हैं और 750 इस वक्त भी वेकेंट हैं। कॉलेजेस में लेक्चरार नहीं। तो यहाँ आप मुझे बताएं कि बजट के हवाले से क्या बेहतरी आ रही है? और दावे बड़े बड़े किए जा रहे हैं कि हम फलाना तब्दीली ला रहे हैं। मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, सन 2000 में ग्वादर में पोर्ट स्टार्ट हुआ। हमने बड़े बड़े ख्वाब देखे कि ये पोर्ट बन रहा है, हमारी तकदीर ही बदल जाएगी, बल्कि बलूचिस्तान के लोगों की तकदीर बदल जाएगी। ग्वादर तो, क्योंकि ग्वादर के लोग वहाँ रहते हैं, उनकी तो ज़रूर बदलेगी, बलूचिस्तान की बदलेगी। जहाँ पे पोर्ट बनाया गया वहाँ मुल्लाबंद माहीगीरों की बस्ती थी। वो माहीगीर जो हज़ारों सालों से उस साहिल की दिफा करते थे और वहीं रहते थे, उन्होंने एक ज़र्रा भी नहीं सोचा। उन्होंने कहा ये पोर्ट बन रहा है, ये हमारे लिए बनेगा। उन्होंने वहाँ उस ज़मीन की कुर्बानी दी, अपने घर वहाँ से शिफ्ट किए। और वो साल 12 महीने जहाँ पोर्ट बनाया गया है, वो वाइड सी है। दुनिया में ऐसे कम सी होते हैं जहाँ पे 12 महीने फिशिंग हो। और वो सी जहाँ पोर्ट बनाया गया है वो बेस्ट फिश और सी फूड की ब्रीडिंग साइट है। लेकिन उन्होंने ये सारी चीज़ें एक तरफ, ग्वादर के माहीगीरों ने, ग्वादर के लोगों ने एक तरफ रख के यही सोचा कि ये पोर्ट बनेगा। दुनिया में जहाँ पोर्ट सिटी बनते हैं वहाँ के लोग खुशहाल और आबाद हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि पोर्ट में जो ऑफिसेस बनेंगे, इंडस्ट्री आएगी, वो उसमें हमारी कंट्रीब्यूशन होगी, हमारे लिए बनेगी, हमारे लोग वहाँ पे जॉब्स करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से वो लोग अभी तक उस पोर्ट को देखते हैं, लेकिन कुछ उनको और नज़र नहीं आता। उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों को पोर्ट की तवसत से, क्योंकि डेवलपमेंट हो रही है, स्कॉलरशिप्स के ज़रिए दुनिया के हर इदारों में पढ़ाया जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से वो बच्चे दुनिया के हर इदारे को छोड़ें, ग्वादर के बच्चे यूनिवर्सिटी के लिए तरस रहे हैं कि हमें यूनिवर्सिटी दें, हमें यूनिवर्सिटी दें, हमें यूनिवर्सिटी दें। जनाबे वाला ग्वादर, बल्कि साहिल लसबेला से लेकर जेवनी तक ये साहिल माहीगीरों की बस्तियों पे मुश्तमिल हैं। यहाँ पे सारे समंदर के किनारे माहीगीर ही रहते हैं। जनाबे वाला वो माहीगीर जो हज़ारों सालों से खुशहाल सुबह जाते थे अपनी मर्जी से, रात में अपनी बोट अपने घर के सामने से उठाते थे और जाते थे फिशिंग करके, अपने लिए रोज़ी का बंदोबस्त करके वापस आते थे। और इतनी फ़िश होती थी कि किसी ज़माने में प्रोसेसिंग प्लांट भी ग्वादर में नहीं होते थे, उनकी मछलियाँ ख़राब हो जाती थी। लेकिन जब से प्रोसेसिंग प्लांट बने, उनको अच्छे रेट मिले। लेकिन पिछले 30-40 सालों से एक सिलसिला इल्लीगल फिशिंग का चल रहा है। वो माहीगीर जो हर
रोज लड़ते हैं कि सिंध के ट्रॉलर कराची से आते हैं, हमारी इलीगल फिशिंग करते हैं, हमारी मछलियों की या सी फूड की नस्ल कशी हो रही है, उसको रोका जाए। हर हुकूमत ने उनको दिलासे दिए, लेकिन अब बात यहाँ तक पहुँची है कि ईद से पहले 3 चाइनीज ट्रॉलर पकड़े गए, उनमें वाफिर मिकदार में करोड़ों अरबों रुपए की मछलियां उन्होंने पकड़ी। जब लोगों ने उस पर एतराज़ात किए कि ये लीगल ट्रॉलर कहाँ से आ गए, इतने बड़े वेल इक्विप्ड, उनमें ऐसे जदीद इक्विपमेंट लगा हुआ है कि उनको पता है कौन सी मछली समंदर में किस तरफ जा रही है, कहाँ उसकी तादाद ज़्यादा है, कहाँ उसका साइज़ बड़ा है। उन्होंने पकड़ी और लोगों ने शोर किया, कहा गया लोगों को कि ये तो समंदरी तूफ़ान की वजह से आके पोर्ट के साथ लैंड हुए हैं, साहिल के किनारे आए तो इन्हें पकड़ा गया है। जबकि कल की बात आपको बता दूं, कल बलूचिस्तान फिशरीज़ के अफसरान, सिंध फिशरीज़ के अफसरान, लोकल माहीगीर जब उन ट्रॉलरों के अंदर गए, उसकी फ़िश को देखा, उसकी असेसमेंट हुई, वो सारी फ़िश ग्वादर कोस्ट लाइन की थी। तो जनाब वाला, ये कौन लोग हैं? मेरे ख्याल से ये जो ट्रॉलर हैं, ये सिंध के ट्रॉलर फिशरीज़ डिपार्टमेंट बलूचिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की मर्ज़ी के बगैर नहीं आते। जो वो ट्रॉलर हैं जो चाइनीज़ आए, ज़रूर उनके पास फेडरल गवर्नमेंट का लाइसेंस है। तो जनाब वाला, इस हवाले से एक हफ्ते पहले ग्वादर में माहीगीरों का, डिस्ट्रिक्ट ग्वादर के माहीगीरों का एक जरगा हुआ। उनकी एक ही डिमांड है कि खुदा के लिए वो माहीगीर जो दूसरों को ग्वादर में किसी टाइम वहाँ के लोकल लोग फ़िश खरीदते नहीं थे, माहीगीर लाते थे, वो दे देते थे। हर किसी के घर में फ़िश के लिए किसी को ख़रीदने, लोकल बंदों को ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होती थी। अब नौबत जनाब वाला यहाँ पहुँचा है कि यही माहीगीर 30-40 लीटर डीज़ल उधार करते हैं, नेट उधार करते हैं, समंदर में जाते हैं, वापस आते हैं खाली याद वापस, और रोज़ाना उन पे वो उधार चढ़ते जा रहा है। ये है उनकी खुशहाली, ये पोर्ट का सिला जो उनको मिला। जनाब वाला, पसनी हार्बर की बात करता हूँ क्योंकि हार्बर बहुत ज़रूरी हैं सी साइड पे लैंडिंग के लिए। जब बोट्स वापस आती हैं तो हार्बर पे लैंड करती हैं। बाकायदा वो हार्बरों में जब गवर्नमेंट बनाती है तो वो टैक्स देती है, टैक्स देते हैं माहीगीर। पसनी हार्बर पिछले 15 सालों से मट्टी से बंद पड़ा हुआ है। पिछली हुकूमत में नवाब रईसानी के टाइम हमने जेका वालों से बात की, जापानी ग्रांट के नाम से 800 मिलियन रुपए जो बहुत ज़्यादा थे उस हार्बर की बहाली के लिए, उसमें नए ड्रेजिंग था, ब्रेक वाटर था और बाकी मिसिंग फैसिलिटीज़ थी। लेकिन पिछली हुकूमत ने वो फैसिलिटी करप्शन के नज़र कर दिए। वही हार्बर अभी तक रुका हुआ है। पिछले 8 सालों से लोगों को तसल्ली दी जाती है कि इसकी बाली पे काम हो रहा है, बाली पे काम हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर से जाके मैं मिला, प्रेसिडेंट से जाके मिले, उन्होंने कहा बस अभी स्टार्ट कर रहे हैं, चाइनीज़ को ले गए, उन्होंने फिजिबिलिटी बनाई इसकी, लेकिन अभी तक वो वही हाल है। पसनी हार्बर के अलावा डाम गड्डानी जेटी जो बन रही थी 2005-6 में, वो भी उसी हालत में, डाम और जीवनी की जेटी करप्शन की नज़र रोके, पैसे भी विड्रॉ हो गए, लेकिन 4 पत्थर भी जीवनी के जेटी में नहीं है। GDA 2 जेटी बना रही है पिछले 15 साल से, पिशुकान और सुरबंदर। उनकी हालत भी आपके सामने है। वो करोड़ों के टेंडर अरबों में चले गए, लेकिन वैसी के वैसी पड़े हुए हैं। उसकी वजह यह है कि हमारे पास हार्बर इंजीनियर्स नहीं हैं, हार्बर कंसल्टेंट नहीं हैं। हमें उन लोगों की मदद लेनी चाहिए जो हार्बर से रिलेटेड काम जानते हों। जनाब वाला, हर 2 साल बाद
वो शहर जिसको सारी दुनिया की नज़रें उस पर हैं, हर 2 साल में अगर बारिशें ना हो शहर का पानी ख़त्म हो जाता है। और बदकिस्मती से इस वक्त न ग्वादर में पानी है, न जीवनी में पानी है, न गंज में, न पिशुकान में, न निगवर में, न दश्त में, न साइजी में, न कुलाच में, न कलमत में, न उरमाड़ा में। डैम्स बने हुए हैं, पाइपलाइंस पे अरबों रुपए गवर्नमेंट की तरफ से आए हुए हैं, लेकिन काम वैसी का वैसी है। और ये अरबर बनाए भी, ये पानी के लिए जितने पैसे भी मिले ये ग्वादर के लोगों के लिए मिले, लेकिन बदकिस्मती से ये तस्वीर आप तमाम लोगों को दिखा रहा हूँ, ग्वादर के लोग ये गटर का पानी पी रहे हैं। और इस वक्त 35,000 लोग बीमारियों में मुब्तला हैं, हॉस्पिटलों में जगह नहीं है, फर्श पे सोते हैं। ये माते की झूमर का हाल है। ये कौन सी माते की झूमर हमें दी जा रही है? जनाबे वाला, जीवनी के पानी के लिए मैं कोर्ट के दरवाजे पिछले दिनों खटखटाए, कोर्ट गया, चीफ जस्टिस साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, बल्कि अहलिया ने ग्वादर की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने जीवनी के हक में फैसला दिया। 800-900 मिलियन की अब पाइपलाइन था, जो 2 साल पहले 450 मिलियन का था, अब 900 मिलियन पे चला गया है। लेकिन कोर्ट पे लिख के दिया प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने, कि एसपीएसडीपी में हम उनके लिए पैसे रखेंगे। कहाँ 90 अरब रुपए, 90 करोड़ रुपए, कहाँ 8 करोड़ रुपए। 8 करोड़ रुपए रखे हैं। जब हमने राब्ता किया कहते गलती से हुआ है, बजट सेशन चल रहा है, ये ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। कुलाच के लिए 1.5 अरब रुपए, 80 विलेजेस हैं वहाँ पे, डैम मौजूद है, शादी को डैम, 1.5 अरब रुपए चाहिए पानी के लिए। PC1 भी सबमिट कराए, सारे दूसरा साल है सबमिट कराते हैं, लेकिन पानी देना इनको नहीं आता। उरमाड़ा के पानी के स्कीम तकरीबन कंप्लीट है, 5-6 करोड़ रुपए चाहिए जिससे पूरा उरमाड़ा शहर पानी पी सकता है। कलमत की वाटर सप्लाई जिस पे 40 करोड़ रुपए किसी प्रोजेक्ट से मैंने लगवाए, वहाँ डैम बनाया, उसके लिए सिर्फ फ्यूल और लोगों की ज़रूरत है जो जाके इसको चलाएं, वो भी नहीं मिलते। तो किससे गिला करें, किसके पास जाएं, समझ ही नहीं आता कि वाली वारिस ग्वादर का कौन है। जनाबे वाला, फ्रीजून पोर्ट की बात करूंगा। ग्वादर में आपको पता है कि ग्वादर पोर्ट स्टार्ट हुआ, उसके साथ एक फ्रीजून बनाया गया पोर्ट के अंदर। वो ज़मीन जो लोगों की अरबों रुपए की ज़मीन थी, लाखों रुपए में एक्वायर की, वहाँ पे 60 प्लॉट निकले फैक्ट्रीज के लिए। लोकल लोगों ने अप्लाई किया, किसी एक लोकल या किसी एक बलूचिस्तानी का वहाँ पे एक प्लॉट नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान में सुनने में आया है। जबकि दूसरी दफ़ा वहाँ पे चेयरमैन पोर्ट बलूचिस्तान के लोकल अफसर हैं। एक प्लॉट सिर्फ मैंने सुना है मियाँ मंशा को दिया गया है और किसी बलूचिस्तानी के लिए उसमें शेयर। अब नया फ्रीजून बनने जा रहे 2000 एकड़ के, जिसका मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर तख्ती भी लगा के आए हैं। 2000 एकड़ पे उसमें 1500 प्लस एकड़ प्राइवेट लैंड है। 35 लाख रुपए में लोगों की 3-3, 4-4 करोड़ की ज़मीन। मैं चैलेंज करता हूँ गवर्नमेंट को कि वहाँ जाएं। अभी भी अगर रोड पे 20 करोड़ से भी कम ज़मीन मिले या सी साइड पे 10 करोड़ से भी कम ज़मीन मिले, 35 लाख रुपए में हर डिप्टी कमिश्नर वहाँ आता है, लैंड एक्विजिशन एक्ट लगाता है और हमें पैसे थमा के लोगों को लेने लो, नहीं लेने ना लो। जनाबे वाला, इस फ्रीजून में आपकी तौर से मेरी रिक्वेस्ट है, आज बलूचिस्तान के लोगों के पास पैसे नहीं है, कल इंशाल्लाह यही उम्मीद है। अभी तक हम उम्मीद से हैं कि हम खुशहाल होंगे, खुशहाली आएगी, हमारे लोगों के पास पैसे आएंगे। अगर अम्मल के पास नहीं आए तो सलीम के पास आएंगे, नसरुल्लाह ज़ेरे के पास आएंगे, किसी बलूचिस्तानी के पास तो आएंगे, लेकिन फिर वो चाइनीज़ आपको वहाँ पे प्लॉट नहीं देंगे। और सिर्फ इस वक्त ग्वादर डिस्ट्रिक्ट हम फ्री जोन नहीं है,
सिर्फ और सिर्फ जहाँ चाइनीज़ के पास है उसको फ्री जोन डिक्लेयर किया गया है, टैक्स फ्री जोन। बाकी पूरे ग्वादर पे उसी तरीके से टैक्स लागू हैं। जनाबे वाला इस एक्सप्रेस वे रोड निकल रही थी, 20 साल से प्लान था बनाएंगे। हमने माहीगीरों ने वहाँ 3 एक्सेस मांगे कि हमारी बोट सफाई के लिए निकलेंगे और तूफान आएगा तो आप ये रोड बनाओगे, हमारे बोटें टकराएंगे, ये हमारी बोटें उस पत्थरों से लग के टूट जाएंगे, हमें एक ब्रेक वाटर दिया जाए। 20 साल बाद जब माहीगीरों ने एहतजाज किया कि रोड उस वक्त बनेगा या तो हमारी लाश से गुजरोगे या तो हमें एक्सेस दोगे या हमें ब्रेक वाटर दोगे, बड़ी मुश्किल से लड़ के उनको मिला है। और अब उस ब्रेक वाटर रोड के बनाने की वजह से माहीगीरों के कच्चे घर, आप जाएं, मैं आप तमाम ऐवान को बल्कि इनवाइट करता हूं ग्वादर के इशूज़ पे कि आप लोग उस शहर के बारे में सोचें जिस पे पूरी दुनिया की नज़रें हैं। उन माहीगीरों के घर जाएं, वाइब्रेटर रूलर चलाने से उनके घर के अंदर बैठ के आपको आसमान नज़र आता है। 1.5 साल हो गए हैं, रोज़ कोई डेलीगेशन आती है, मैं उनके साथ होता हूँ, चेयरमैन बोर्ड के पास जाता हूँ। 8 करोड़ रुपए उनके घरों के पैसे हैं और 60 करोड़ रुपए में लोग हमसे कहते हैं 60 करोड़ में 7 अरब में हुकूमत तो एयरपोर्ट बना रही है, 12 अरब का रोड बन रहा है। हमारे 8 करोड़ घरों के खुदा के वास्ते दे दें, हम मच्छरों से बेजार हो गए हैं। और बारिश होती है तो पानी आता है, शबनम होती है तो पानी टपकता है और वो घर इतने क्रय के किसी भी वक्त तो गिर सकते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। कंक्लूड कर लिया, आधा घंटा हम सब, आधा घंटा हो गया, बाकी इसी तरह मैं आपका 15-20 मिनट लूंगा ज़रूर। आधा घंटा जनाब स्पीकर, 10-15 मिनट मैंने अपनी स्पीच आखिर में इस वजह से रखी कि मैं दिल से बोलूं। नस्लाज़ेरी कर देगा। जनाब स्पीकर, हमें कहा गया कि जनरल मुशर्रफ साहब थे, मेरे वालिद साहब बीमार थे, वो आए, बल्कि अहमद बख्श लेडी साहब DG GDA थे, मुझे कहा कि माहीगीरों के लिए हम एक कॉलोनी बनाना चाहते हैं, आप वालिद साहब से बात करें, हमें ज़मीन दे दें। मैंने अपनी ज़ाती ज़मीन 100 एकड़ सुरबंदर में, जिसकी मालियत इस वक्त भी 2 से 3 अरब रुपए, मैंने दी GDA के हवाले के, चलें भाई माहीगीर कॉलोनी बनाएं। 1 साल बाद बजाय माहीगीरों को देने के, जो उनके रोड पे बैठे हुए थे, जहाँ जहाँ रोड बना रहे थे, उन लोगों को उठा के वहाँ बिठा दिया। 50 एकड़ पे उनको बिठा दिया, 50 एकड़ लेबर कॉलोनी को दे दिए। लेबर कॉलोनी बनी, सारे माहीगीरों को वहाँ रजिस्टर किया, उन्होंने पैसे भी जमा कराए, लेकिन उस लेबर कॉलोनी में बजाय माहीगीरों के पता नहीं कौन रहता है। वो माहीगीर अभी भी देखते हैं मीर गफूर कलमती ने हमें ज़मीन दी, हमारे लिए कोई माहीगीर कॉलोनी बनेगा। जनाब स्पीकर, 50 एकड़ 1985-86 में मेरे वालिद साहब MPA थे, उन्होंने गवर्नमेंट से अलाट कराए पोर्ट के साथ। उस ज़मीन को आज तक माहीगीरों को नहीं देते। वो ज़मीन इस वक्त अरबों रुपए की हो गई है। जनाब स्पीकर, मैं वज़ीर माहीगीर था, मैंने ग्वादर से लेकर डाम तक हर जगह माहीगीर कॉलोनियों के लिए नवाब असलम रईसानी के मेहरबानी से, कि जब मैं उनको गाया कि माहीगीरों की ज़िंदगियाँ आप देखें किस तरह ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, उनको नई रिहायशी मंसूबे बना के देते हैं ताकि उनकी लाइफ कुछ चेंज हो जाए। वो मच्छरों में रहते हैं, 20-20 बंदे एक घर में एक कमरे के रहते हैं, ये उनकी ज़िंदगी थी। तो नवाब साहब ने कहा केस मूव करें, मैं आपको ज़मीन अलॉट करके देता हूँ। उन्होंने मुझे विदिन अ वीक मुझे हर जगह माहीगीरों के लिए 200-200 एकड़, कोई 1200-1400 एकड़ जीवनी से लेके डाम तक अलॉट करके दिए। वो ज़मीन आज तक पड़ी हुई है, लेकिन माहीगीरों को नहीं मिलती। जनाब वाला, ये है माहीगीरों की ज़िंदगी, जिसके बारे में मैं ऐवान को बिल्कुल रियल पिक्चर, सब दोस्त हैं, सलीम भी आया है ग्वादर जाम साहब के साथ, उन्होंने भी अपनी आंखों में से देखे हैं, ज़िया भी आया है, बाढ़ के मसले पे मेरे भाई भी गए हैं जब बाढ़ लगा रहे थे। जनाब वाला, एक मास्टर प्लान
ग्वादर का आया जब जीडीए बनी 2003 में। बड़े जाम साहब थे मेरे, वो तो अल्लाह वो इस दुनिया में ना रहे, लेकिन 2003 में